जी, तो ये जो आज का क्लास है इसमें हम लोग फोर्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है और उसकी क्या किस्में होती हैं, ठीक है। ये हमें जानने के लिए ये साइंस का क्लास आज हमने मेंटेन किया है। इनविजिबल फोर्सेस, फोर्स तो पहली बात एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स और एनर्जी में क्या फर्क है? उर्दू में एनर्जी को कुव्वत कहते हैं, फोर्स को ताकत कहते हैं। इसी तरह हिंदी में एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं और फोर्स को बल कहते हैं। इंग्लिश में एनर्जी और फोर्स तो नाम है ही। अभी जो हम लोग पर्टिकुलर चीज पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स क्या है और कितने किस्म का होता है, ये समझेंगे आज हम, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। Invisible forces are constantly at play in our day-to-day life, from the wind rustling the leaves of trees to the tension in the cables of the suspension bridge। जो इन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनविजिबल फोर्सेस का असर, इनविजिबल मतलब गायबाना ताकतों का असर देखते हैं। गायबाना ताकतें किस तरह की हैं? जैसे जब हवा चलती है तो पत्तियों से रगड़ती हुई चलती है। और जो सस्पेंशन ब्रिज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत, सस्पेंशन का मतलब होता है लटका हुआ। तो अपने यहाँ भी कोलकाता में हुगली नदी पे था एक लक्ष्मण झूला करके ब्रिज है, वो भी सस्पेंशन ब्रिज है। बहुत सारे ब्रिज दुनिया में ऐसे हैं, ये एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। आप यूएस में कभी देखेंगे तो फोटोज में, अब यहाँ पे शायद कहीं बना हो तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहा। तो इस तरह की चीजों में इनविजिबल ताकत है ना, हमें नजर आती है। अब यहाँ सवाल ये है, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज एनी पुश और पुल, धक्का देना या खींचना, ये दोनों क्या चीजें हैं? फोर्स है, ताकत। Forces can change an object's speed, direction of motion, or can change its shape. Forces क्या करते हैं? दूसरा सवाल है, what do forces do? आप क्या जवाब आपके पास है? फोर्सेस या तो किसी चीज की स्पीड रोकते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं, या उनके चलने का डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन, दिशा। जैसे हमारे, अगर आप कोई गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपके वालिद साहब या वालिदैन कभी कभी मार लगाते हैं, यानी ताकत लगाते हैं, तो आपका रास्ता सीधा हो जाता है, फिर आप सही रास्ते पे चलने लगते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फोर्सेस या तो किसी चीज की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तीसरी चीज है मोड़ सकते हैं, उसकी चलने की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये तीन काम मेन बताए हैं। और चौथा काम क्या है? अगर ये तीनों में से कोई काम नहीं किया तो शेप बदल जाता है। शेप बदलने का मतलब उसकी जो, जैसे आप टेनिस की बॉल को हाथ में लेकर के उसे दबाएं, जब दबाएंगे तो वो गोल नहीं रह जाती, पिचक जाती है। ये भी ताकत की वजह से होता है। इंग्लिश साइंटिस्ट आइजक न्यूटन जो थे, उन्होंने ये फिगर आउट किया था, यानी ये पता लगाया था कि किस तरह से फोर्सेस मोशन को असर डालती हैं, मोशन पर असर डालते हैं। यानी पहला वो आदमी था आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन पहले आदमी थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि किस तरह से फोर्सेस मोशन को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं उन पर। और ये करीब करीब 300 साल पहले की बात है। His principles are still applied in many fields of science, engineering and in daily day-to-day life। और जो उन्होंने उस टाइम पे कुछ कानून, कुछ चीजें पता करके कुछ रूल्स बनाए थे कि इस तरह से ये चीज होती है, तो आज भी वो चीजें, वो कानून बिल्कुल इस्तेमाल में है। ये हम पढ़ते हैं फोर्सेस के। देखिए दो मेन कैटेगरीज हैं फोर्सेस की, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला है कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब छूना, यानी किसी चीज पे आप ताकत लगा रहे हैं तो वो उसको टच करे। दूसरा कौन सा फोर्स है?
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और फोर्स काम कर रहा है। ओके, तो अब यहां पर देखिए, इसको जूम करते हैं, आपके सामने बड़ा सा आएगा ये लिख के। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पहले बात करें। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या करते हैं? व्हेन वन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई एक चीज, ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में तो पिंड कहते हैं, और उर्दू आई डोंट नो, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के टच में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो दोनों विद अनदर, और उसके ऊपर ताकत लगाती है, तो क्या होता है? एक, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। यानी जैसे आप दीवार को छुएं, ठीक है, छू करके दीवार पे ताकत लगाएं, तो इसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। आपने जो ताकत लगाई वो कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगी। कभी कभी ये भी होता, अब आप जो है दरवाजा खींच के खोलते हैं, ठीक है, तो खींचना ये भी कांटेक्ट फोर्स का एक बड़ा एग्जाम्पल है। दरवाजे को एक होता है खींचना, एक होता है ढकेलना, है ना? तो इन दोनों कंडीशंस में कांटेक्ट फोर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल छुपा है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा, इधर a push or a pull, this force changes the direction। चाहे धक्का दिया जा रहा हो, चाहे उठाया जा रहा हो, ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये हमेशा डायरेक्शन, स्पीड या फिर शेप ऑब्जेक्ट का बदलता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डायरेक्शन कैसे बदलता है कांटेक्ट फोर्स से, ये बताया जा रहा है। इसको जरा गौर करने वाली बात है, और ज्यादा जूम नहीं हो सकता इस पे। तो आप ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस हिस्से की। कांटेक्ट फोर्स के जरिए डायरेक्शन किसी चीज का कैसे बदलता है। अगर आप कोई फुटबॉल ले लें, या क्रिकेट की बॉल भी ले सकते हैं, कोई भी बॉल लें, उसको दीवार पे, दीवार के सामने, दीवार पे मारे, ठीक है, और जो दीवार है वो क्या करेगी? बॉल के ऊपर, द वॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉल दैट चेंजेस। अब जब दीवार के ऊपर आप बॉल फेंकेंगे तो क्या होगा? जैसे ही वो टच में आएगा दीवार के, तो जितनी ताकत बॉल ने दीवार पे लगाई है उतनी ही ताकत दीवार उसके बॉल पे लगाती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन में फर्क होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बॉल पर दीवार ने जो ताकत लगाई उससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन ना चेंज हुई होती तो उसको दीवार में घुसना पड़ता, वो मुमकिन नहीं। तो क्या है कि जब कभी फोर्स लगता है तो चीजों के डायरेक्शन बदल जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है कि स्पीड बदलने में काम आता है फोर्स। स्पीड कैसे बदलता है? व्हेन अ प्लेयर किक्स, backheels or volleys a soccer ball, the force that is applied changes the ball's speed। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, या जैसे आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो जब बॉल आप फेंक रहे हो, जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है, उसके बाद जब बैट्समैन उसको शॉट मारता है तो बॉलर की जितनी स्पीड होती है बॉल फेंकने की, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप बैट से उस बॉल की स्पीड को बदल देते हैं। या आप दूसरा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल लीजिए फुटबॉल का। फुटबॉल में क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, फुटबॉल में देखा होगा जो पास देते हैं एक दूसरे को प्लेयर, और जब किक लगाते तो किक लगाने पर फुटबॉल ज्यादा तेज चलती है, जब आप उसको रोकते हैं तो मन पड़ जाती है, रुक भी जाती है। यानी कि फोर्स आपके शूज के जरिए उसके ऊपर लगा, आपने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड में बदलाव हुआ। पहला काम कांटेक्ट फोर्सेस का क्या था? डायरेक्शन बदलना। दूसरा काम क्या हुआ कांटेक्ट फोर्सेस का? स्पीड बदलना। तीसरा काम चेंजिंग शेप। अब आइए, ये तीसरी बात है। अब इन्होंने तो
फुटबॉल का ही एग्जाम्पल ले लिया, मुझे अच्छा लगा, ये बड़ी बॉल दिखती है। एक्चुअली क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल आप लेते तो क्रिकेट की बॉल को आप जो है दबा नहीं पाएंगे, तो वो उसके ज्यादा, आपसे ज्यादा ताकत है, उसे कह लीजिए। तो आप फुटबॉल लीजिए, उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश कीजिए, मतलब एक पैर रखिए, दोनों रखेंगे तो आप जमीन पे गिरेंगे, फुटबॉल भी ताकत लगा लेगा। तो आप एक काम करिए, तो क्या होगा, फुटबॉल दब जाएगा। जब आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, जब आप उसके ऊपर से ताकत लगाएंगे, तो मोमेंटरली उतनी देर के लिए वो दबाव बर्दाश्त करेगा, अपना शेप बदलेगा। अगर फुटबॉल शेप नहीं बदलेगा और आप ऊपर से ताकत लगाएंगे, तो क्या होगा, फट जाएगा फुटबॉल। कांटेक्ट फोर्स का तीसरा काम है शेप को बदलना, यानी जिस चीज की शक्ल जैसी है उसको बदल देना। पहला काम था डायरेक्शन बदलना, दूसरा काम था स्पीड बदलना, तीसरी चीज आ गई शेप बदल देना। अब हम बात करेंगे अगले हिस्से की, जो कि है आपका, सॉरी, नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। ये देखिए, अभी तक हमने उस फोर्स की बात करी है जो टच करने से ताल्लुक रखता था, छूने से ताल्लुक रखता था। अब हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, जो हमें नहीं दिखता। ऑल फोर्सेस आर, वैसे तो तकरीबन सारे ही फोर्सेस इनविजिबल हैं। जब आपने बॉल दीवार पे मारी थी तो दीवार ने जो ताकत लगाई थी, तो दीवार की ताकत आपको दिखी नहीं, महसूस हुई, लेकिन वहां पर एक शर्त थी कि टच हुआ। यहां पर टच होना जरूरी नहीं रह जाता। तो अब यहां पर हम कहेंगे बट सम आर एक्सर्टेड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। पहली शर्त तो ये थी कि अगर किसी चीज पे ताकत लगानी तो उसके टच में आना जरूरी है, लेकिन अभी दूसरी ताकतें ऐसी भी हैं कि टच में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द क्लोजर टू ऑब्जेक्ट्स आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स। जितना ज्यादा दो चीजें एक दूसरे के नजदीक होंगी, उतना ही ज्यादा उन पर फोर्स लगेगा। ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास। ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्जेक्ट, जिसके ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट विद मास, मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसमें कोई मटेरियल से बना हो, किसी मटेरियल का बना हो, तो जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल है उसको मास कहेंगे। यानी ऐसी चीज जिसमें कोई चीज से बनी हो किसी तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पुल्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात आ गई, ठीक है, तो आप इस पर गौर करेंगे तो ये बोला है कि अगर दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल, जब दुनिया में इंसान नहीं थे तो जलजले बहुत, इंसान आबादी कम थी तो जलजले ज्यादा आते थे। आप कह सकते हैं इंसानों के आने ने दुनिया को स्टेबल किया, कम आते हैं जलजले अब। ठीक है, अब सुनामी आता है, वो एक अलग बात है, परेशानी हर हाल में है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हर चीज दूसरी चीज को खींचे हुए है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और अपने ऊपर गिरा लेती है। जैसे अगर ये एप्पल पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। अब ये तो ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं दे रही, कांटेक्ट की भी जरूरत नहीं हर चीज को। अब जैसे हवाई जहाज है, अगर उसको बंद कर दे इंजन, तो कहां, ऊपर आसमान पे चला जाएगा या नीचे आएगा, जाहिर सी बात है नीचे आएगा। इसका मतलब अर्थ के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हवाई जहाज को अपनी तरफ खींच रही है, और ये ताकत तब इस्तेमाल हो रही है जबकि हवाई जहाज जमीन के कांटेक्ट में भी नहीं है। ठीक है, जमीन के टच में नहीं है, फिर भी वो ताकत अपनी तरफ खींच रही है। इसको कहा नॉन कांटेक्ट फोर्स, और प्लेन वर्ड में इसे ग्रेविटी कहते हैं। दूसरी चीज है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अब मैग्नेट देखिए, यहां पर आप लोग गौर करते रहे, इसलिए मैं मार्क कर देता हूं। मैग्नेटिज्म, अ मैग्नेट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट की ताकत का एरिया बनाता है। ठीक है, और अगर कोई मैग्नेट
मैग्नेटिक मटेरियल उसके नजदीक लाया जाए तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। किसी ने चुंबक देखा है? सभी ने देखा होगा तकरीबन। चुंबक हर उस चीज को जो जैसे लोहा है या स्टील है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, प्योर स्टील नहीं अट्रैक्ट होगा लेकिन लोहा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ खींचता है, वो उसके एरिया में जब आप लाएंगे उसकी ताकत के एरिया में तो अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब यहां भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे एक कहीं किसी जगह चुंबक रखा है, उसके थोड़ी दूर पे लोहे की एक कील है, दोनों एक दूसरे से टच में नहीं है, फिर भी मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच सकता है। ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। यहां भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आप बलून को अपने सिर पे रगड़िए, ठीक है, और फिर पेपर बिट्स की तरफ ले जाइए, वहां पर क्या होगा, वो पेपर बिट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे यहां पर अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑब्जेक्ट जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इफ अनदर ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इनटू द फील्ड अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पे आता है उसके एरिया में तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा एक बार फिर समराइज कर लेते हैं, ठीक है। फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, पुश, और हर एक पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स दो तरह का होता है, कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस क्या करते हैं, तीन काम कर सकते हैं। कांटेक्ट यानी टच में आने के बाद दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के करीब आते हैं, टच में छू जाते हैं, तब उनमें एक दूसरे पर ताकत लगाते हैं, तो ये कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का काम क्या है, डायरेक्शन बदल देना, फोर्स की स्पीड बदल देना और शेप बदल देना। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में तीन के, यहां पर तीन किस्मों के नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात की गई है, जबकि दोनों दो चीजें एक दूसरे को छू नहीं रही हैं फिर भी ताकत लगाई। दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, वो ग्रेविटी कहलाता है। बड़ा एग्जाम्पल इसका अर्थ है, अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो अर्थ की तरफ ही जाती है। अब दूसरी चीज है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक जो मटेरियल हैं उनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है बगैर कांटेक्ट में आए हुए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के नजदीक ला जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब हम फोर्सेस को अलग किस्म की कैटेगरी में बांटते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में, ठीक है। बैलेंस्ड यानी जिनमें तवाजन, तवाजन यानी बैलेंस यानी क्या बोलेंगे इसे और हिंदी वर्ड, बहरहाल तवाजुन बना हुआ हो, और दूसरा है जिसमें तवाजुन नहीं बना। नॉट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेक इट मूव फास्टर और इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फोर्स हर ऑब्जेक्ट को तेज चलाने लगे या उसकी डायरेक्शन बदल दें। फोर्सेस ऑन अ ब्रिज मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर द स्ट्रक्चर टू रिमेन स्टेबल, और जैसे कि ब्रिज के ऊपर फोर्सेस उनको बैलेंस्ड होना पड़ेगा तभी जाकर के ब्रिज जो है, भाई अगर मान ली पुल बनाया गया और उसको बैलेंसिंग नहीं की गई तो क्या होगा, कभी इधर हिलेगा कभी उधर हिलेगा, डराएगा लोगों को। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी ताकि वो स्टेबल रहे। इन अ टग ऑफ वॉर देयर इज नो विनर व्हाइल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। हाँ, अब इसी तरह आप समझ लिए कि जब कहीं कोई लड़ाई होती थी, अगर दोनों तरफ की ताकतें बराबर हैं, बैलेंस हैं, तो कोई हार जीत नहीं हो सकती थी। इट टेक्स अ ग्रेटर फोर्स फ्रॉम वन टीम टू विन, ताकतें दोनों लोग लगाएंगे बट जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वही जीतता है। टग ऑफ वॉर आप समझते हैं ये एक तरह का खेल भी है। अब यूं समझ लीजिए, रस्सा खींचना, अगर रस्सा खींचने में दोनों तरफ बैलेंस्ड हो ताकतें तो फिर कोई भी टीम नहीं जीतेगी, ठीक है। जीतने के लिए क्या हो करना पड़ेगा, जैसे यहां पर देख लिए एग्जाम्पल दिया है, 250 न्यूटन की ताकत लेफ्ट हैंड वाली टीम लगा रही थी ये लोग, और 250 न्यूटन की ताकत राइट हैंड वाले लगा रहे थे। अब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड वाले थे ये 150 न्यूटन की ताकत घट गई इनकी किसी वजह से, और इनकी ताकत
बढ़ गई, तो फिर जाहिर सी बात है जो ज्यादा ताकत लगा रहा है वो विनर होगा। तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्सेस। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, अगर दो फोर्सेस किसी एक ही चीज पर काम करें और वो साइज में बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो लेकिन दोनों के साइज बराबर हो, तो फिर कहलाएंगे वो बैलेंस। एन ऑब्जेक्ट दैट्स नॉट मूविंग विल स्टे स्टिल, और कोई ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा वो रुक जाएगा, रुका ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। मूविंग एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनटिल कोई इन, यानी अगर बैलेंस फोर्सेस है तभी ये मुमकिन है, और फोर्स में बैलेंस हटेगा तो फिर सिनेरियो बदल सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल, अनइक्वल फोर्सेस अगर दो कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दे आर अनबैलेंस, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट मूविंग विल स्टार्ट मूविंग, ऐसे में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो चल पड़ेगा और जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो स्पीड या डायरेक्शन अपनी बदल देगा। तो अभी आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, ये हमारा जो मेन पार्ट था पढ़ने का, ये फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा। अब फोर्सेस दो तरह के आपने पढ़े, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। फिर दूसरी कैटेगरी बना ली, बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस में टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल दिया कि रस्साकशी में कोई भी टीम नहीं जीतती अगर फोर्सेस बैलेंस है, वो जीतने के लिए एक टीम को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आइए इस तरफ, व्हाट इज फोर्स। जबकि हम फोर्स देख नहीं पाते हैं, हर एक पुल और पुश जो है वो फोर्स कहलाता है। यू कैन ऑफन सी व्हाट इट डज, आप ये देख सकते हैं कि फोर्स करता क्या है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन इज कॉज, इवन की जो मूवमेंट है, चलना है, वो भी फोर्सेस के नतीजे में। बट फोर्सेस डोंट ऑलवेज मेक थिंग्स मूव, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फोर्सेस की वजह से ही चलें चीजें। बैलेंस फोर्सेस आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्टेबिलिटी, अगर हमें चीजें स्टेबल बनाना है तो बैलेंस फोर्सेस चाहिए। अब यहां पर आइए, एक पार्ट इसका और बचा है, ये हम पढ़ लेते हैं। वेट, ग्रेविटी एंड मास, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमेना है। वेट इज नॉट द सेम एज मास, वेट और मास को हम लोग एक ही चीज समझते हैं जबकि वो सेम नहीं है। विच इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर, मास क्या है, हाउ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट, मैटर कितना मैटर किसी ऑब्जेक्ट में है उसको बोलते हैं मास। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मैटर एंड इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास कुछ है उसको उठाने में जो हमें ताकत खर्च करनी है उसको बोलते हैं वेट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर, लेकिन वेट तो चेंज हो सकता है, ग्रेविटी चेंज होती रहती इस वजह से। पूरे अर्थ पे ग्रेविटी सेम नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो उस हिसाब से वेट में बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। मेजरिंग फोर्सेस, अब फोर्सेस कैसे मेजर करेंगे। फोर्सेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ फोर्स मीटर, ये आपके सामने फोर्स मीटर बना हुआ है, which contains a spring connected to a metal hook. The spring stretches when a force is applied, नीचे की तरफ हुक में कुछ लटका देंगे तो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होने लगेगा और चेंज हो जाएगा उसका डायरेक्शन। द स्प्रिंग स्ट्रेचेज एंड द बिगर द रीडिंग द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब क्या होगा, जैसे जैसे उस पर मतलब ज्यादा फोर्स काम करेगा तो वो ज्यादा स्ट्रेच होता जाएगा। अब ये बताया कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी एंड द बिगर द रीडिंग द यूनिट ऑफ फोर्स इज, और यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन है। ये सर आइजक न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की यूनिट को उन्होंने न्यूटन नाम दिया। अब वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास तो वो मेजरमेंट है, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वेट कैन बी कैलकुलेटेड एज मास इनटू ग्रेविटी। जैसे हम कहते हैं ना 1 किलो सामान ले आओ, तो हम कहते हैं 1 किलो वो मास ले आओ, बट जब उसको तौलते हैं हवा में तो उसके ऊपर ग्रेविटी यानी फोर्स और ग्रेविटी दोनों काम कर, मास और ग्रेविटी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तब वेट आता है।
द पुल ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज रफली 10 न्यूटन पर केजी है। जो अर्थ की ग्रेविटी है वैसे 9.8 होती है एग्जैक्टली, बट कैलकुलेशन की आसानी के लिए 10 न्यूटन उसे समझ लिया जाता है। सो एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 1 केजी, 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। इसका ये मतलब है। तो अभी हम लोगों ने जो पार्ट कंप्लीट किया है वो फोर्सेस पार्ट कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें समझ आया होगा।